हमारे शहर में हर आदमी ने अपने वकीलों के नाम के स्टिकर लगा लिए। तो स्टिकर लगाने से हमारी डिग्निटी, हमारा थोड़ी रेपुटेशन वो फर्क पड़ता। तो मैं हर वकील की एक गाड़ी का एक ही स्टिकर बनेगा, उस पर उसका बार का एनरोलमेंट नंबर होगा। या तो वो पुलिसकर्मी डाल देते हैं कि अपना मेडिकल नहीं करवाना, नहीं तो इस आपके जो प्रेमी है इसको सजा हो जाएगी, या वकील डाल देता है उसके दिमाग में कि अगर जो मेडिकल करवाया तो ये दिक्कत हो जाएगी। इस ईमानदारी को, क्योंकि वकील का पेशा भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। मैं अगर प्रधान बन जाऊंगा तो मैं एक ओपन हेल्प डेस्क बनाऊंगा जो हर किसी गरीब आदमी को अप्रोच करेगा और उसकी सपोर्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसको मनवाएंगे बात। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लेट श्री बनारसी लाल त्रेहन, रिटायर्ड डीएसपी। इन्होंने पानीपत की बहुत सेवा की। अब मिलवा रहे उनके हूबहू हम शक्ल यानी उनके बेटे रजनीश त्रेहन से। 2009 में बार के प्रधान रहे और अब फिर जो है 2023 में इन्होंने ताल ठोकी है प्रधानी की। बातचीत करेंगे क्या मुद्दे रहेंगे और क्या ये वकीलों के लिए करेंगे, यंग वकीलों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब यंग जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि क्या कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे जो है तालमेल बिठाना है। तो रजनीश त्रेहन से बातचीत करते हैं। त्रेहन साहब, शुभकामनाएं अभी दें बाद में दें आपको। और तो हम अपना इलेक्शन का प्रयत्न कर रहे हैं आपसे और आप सभी भाइयों को प्रयत्न कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वोट और सपोर्ट करें और हमारे मुद्दों को समझें और उनको समझा रहे हैं। उनसे अपनी बातें को समझा के ही उनका हर चीज़ का तसल्ली करा के ही वो हमें वोट करेंगे, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, 2009 बीच में इतना गैप रह गया, अब 2023 आ गया, 24 आने वाला है, फिर इतना लंबा गैप क्यों लिया आपने? लंबा गैप ये लिया कि काफ़ी दिनों से मतलब सोचते सोचते ये करता कि भाई पहले अपनी सारी सूझबूझ से सारे काम होकर हो जाएंगे तो फिर हमें किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अब जरूरत ये पड़ी कि जो काम बार में होने हैं वो नहीं हो पा रहे। उन बारों के काम करने के लिए और अथॉरिटी को मनवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ 2-3 महीने पहले अपने डीसी ऑफिस के ऑफिस में गया था तो वहाँ मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का बॉक्स है उसमें ना काफ़ी कागज़ पड़े हुए थे। तो मैंने डीसी साहब को लेटर लिखा कि इससे आग लग सकती है, परंतु वहाँ उन्होंने मुझे बुलवाया ही नहीं। तो मैं फिर चुप कर गया कि कोई सुनवाई नहीं है किसी के पास जाने की। तो इसलिए समझा कि वकीलों के लिए, क्योंकि एक और बड़ा मुद्दा है कि हमारे शहर में हर आदमी ने अपने वकीलों के नाम के स्टिकर लगा लिए। तो स्टिकर लगाने से हमारी डिग्निटी, हमारा थोड़ी रेपुटेशन वो फर्क पड़ गया। अब मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि मैं अब अगर प्रधान बन जाऊंगा या मुझे मेरे भाई सपोर्ट करके मुझे प्रधान बनाएंगे तो मैं हर वकील की एक गाड़ी का एक ही स्टिकर बनेगा, उस पर उसका बार का एनरोलमेंट नंबर होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा और वो एक स्टिकर और एक स्कूटर एक कार का एक एक स्टिकर देंगे। डबल स्टिकर बनेगा ही नहीं, ना कि शहर में ज़्यादा स्टिकर ना लग सके। इन स्टिकरों को हम अपने सभी वकीलों को बांटेंगे और सभी की कारों पे लगवाएंगे। उसके बाद जो दूसरे अदर स्टिकर्स लगे हुए हैं पुराने, वो एसपी डीसी साहब को, अथॉरिटी को कह के उनको वहाँ से हटवाएंगे ताकि वकीलों की रेपुटेशन को, डिग्निटी बनी रहे शहर में और उनका समाज में इज्जत बने। और इससे वो उनको अपना इससे 2 फायदे हैं। एक तो हमारी जो ऑफिस में, हमारे बार के ऑफिस में जो लोगों के एड्रेस थोड़े ठीक नहीं हैं, थोड़े मोबाइल नंबर गलत हैं, वो सारे ठीक हो जाएंगे और उससे हम एक अच्छी डायरेक्टरी बार को दे पाएंगे और शहर को दे पाएंगे, जिससे लोगों को सहूलियत हो कि वकील का नंबर, नाम, एड्रेस पता लग सके। वो डायरेक्टरी भी हम बनवाएंगे वकीलों को, सभी वकीलों को। ये अच्छी पहल है, लेकिन इस बार जो नया है, इस बार कोई पर्चे नहीं छपेंगे, कोई सीधा जो है प्रचार नहीं कर सकेगा। इस तरह की मैन्युफैक्चर जो है ये छपवाया, ये चुनावी घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, वो इस तरह का छपवा रखा है। मोटी मोटी बात है कि सीटिंग अरेंजमेंट फॉर यंग एडवोकेट्स, पोस्ट ऑफिस की क्या जरूरत पड़ गई जी? किसमें पोस्ट ऑफिस लिखा है? पोस्ट ऑफिस ये है जी कि वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन जब भी सारे हरियाणा में सेक्रेटेरिएट बनाया तो उसमें स्टेट बैंक और पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग बनाई गई है। आप करनाल, सोनीपत, किसी शहर में देख लो, सब जगह पोस्ट ऑफिस है। और पोस्ट ऑफिस ये है कि इसलिए जरूरी है कि कोर्ट से जो सरकारी वर्क रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो सारी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होती हैं और पोस्ट ऑफिस है नहीं, उससे बड़ी प्रॉब्लम है। और पोस्ट ऑफिस अभी भी, हम यहाँ 14 साल हो गए, 2009 में से 10 में यहाँ आए हैं, किसी ने मतलब एफर्ट्स लगाए नहीं, ना अथॉरिटी ने सोचा, ना डीसी साहब ने सोचा, ना किसी ने सोचा। इवन के हेड ऑफिस पोस्टमैन की भी ड्यूटी बनती थी कि यहाँ पोस्ट ऑफिस खुलवाए। तो उस पोस्ट
पोस्ट ऑफिस को हम जल्द से जल्द खुलवाएंगे। जैसे ही मुझे प्रार्थना वकील भाई मेरे को पद देंगे तो ज़रूर कराऊंगा। आमतौर पर क्योंकि इलेक्शन कास्टिज्म के ऊपर जो है आजकल ज़्यादा चलता है, चाहे वो लोकसभा, विधानसभा, चाहे जो भी इलेक्शन, बार में भी ऐसा जो है होता है। करीबन 2350 वोट जो है इस बार में है, और 2 जाट और 1 पंजाबी जो है प्रधानी के जो है चुनावी जो है ताल जो है ठोक रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला में त्रेन साहब कैसे निकल पाएंगे ये भी समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समझाएं जी, आप कितना मजबूत अपने आप को मान रहे हैं? ऐसे जी, मैं मेरे सभी बरादरी, सभी भाई मेरे को सपोर्ट में हैं, और मैं सबको अपनी बात को समझाने में, क्योंकि एक प्रधान तजुर्बेकार ही होना चाहिए, और तजुर्बेकार को मैं अपने पद को 38 साल से मुझे वकालत करते हो गए, और मैं ये वकालत के अपने तजुर्बे से ही मैं अपनी बातों को मनवाने के लिए और सभी भाइयों को समझाने के लिए मैंने जो अपना मैनिफेस्टो लिखा है उसको मैं पूरा कराऊंगा, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में एक ये भी लिखा है कि मैं एक अच्छी पार्किंग, जो कि बड़ी नेसेसिटी आने वाले फ्यूचर में, बेसमेंट में डबल स्टोरी पार्किंग बनवाएंगे, और इसके लिए सरकार से मंजूरी और हाई कोर्ट से नक्शा पास करा के लाएंगे। वो मेरा प्रयत्न रहेगा। और उसके बाद हमारे 2 बिल्डिंग चैम्बरों की बनी है, तीसरी बिल्डिंग का स्पेस हमारे पास एडजॉइनिंग है, वो हरियाणा सरकार से हम उसको मंजूर करा के लाएंगे, और अगर वो मिल गया तो सभी भाई वकीलों को हम चैम्बर नए बना के देंगे, और सभी जूनियर्स को चैम्बर्स को प्रोवाइड कराएंगे, हर चीज़ उनको सुलझ कराएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है कि सफाई का बहुत मेरा वो होगा, कोर्ट की सफाई का। आप देखते हैं कि डीसी साहब के जो प्रांगण के पीछे इतना बड़ा कूड़ा पड़ा है, जो कि ना एडमिनिस्ट्रेशन देखता है ना कोई देखता है। उसके ऊपर मेरा पूरा पत्र रहेगा कि आपको प्रांगण में इतना गंद नज़र नहीं आएगा। वो चाहे मुझे किसी तरह भी कमिश्नर साहब से, म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, या अपने किसी एफर्ट से उसको हटवाना पड़े, सफाई का प्रयत्न रहेगा। एक मैंने आपको बता दूं कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स की सिक्योरिटी के लिए वार फेंसिंग, लोहे की वार फेंसिंग हुई है। आप अगर करनाल में कभी गए हैं तो करनाल में आप देखो कि सारी कोर्ट्स बिल्कुल वाल फेंसिंग से है और पूरी सिक्योरिटी है। तो वो सिक्योरिटी वाल फेंसिंग हम सरकार से मिलके सारी कोर्ट की चैम्बरों की लगाएंगे, क्योंकि पीछे हमारी चैम्बरों में भी गोली चल गई थी, जिसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना सरकार ने की, ना किसी बात पे हुई, ना हमारे किसी अफसर ने की। इसलिए वो ज़रूरी है एक सिक्योरिटी कराने की, क्योंकि यहाँ हर टाइप का आदमी आता है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो सिक्योरिटी भाई पुलिस में बिठा रखे हैं वो भी करनाल से और पानीपत से भिन्न है। आप करनाल कभी जाओ तो वो हर आदमी की एक जेब चेक करते हैं, तब अंदर कोर्ट में जाने देते हैं प्राइवेट पर्सन को। परंतु हमारे यहाँ जो पुलिस अफसर गेटों में मौजूद हैं वो सिर्फ बैठे रहते हैं और कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो वो है, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। हर एफिशिएंस अपनी आदमी ड्यूटी दे। तो एक हमारे सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर ट्रैफिक का इंतजाम ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद ट्रैफिक का इंतजाम नहीं, ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जो ट्रैफिक इंतजाम नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं चले जाओ, करनाल चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरा इंतजाम है, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आप स्काई लार्क से नीचे से अपनी कार क्रॉस नहीं कर सकते, जो कि बड़ी मुश्किल है। ना सरकार ने लाइट लगाई, जो ट्रैफिक लाइट होती है ना वो लगी, ना पुलिस है, और हर आदमी को, हर क्लाइंट को, अफसर को और वकीलों को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे दुर्घटना भी हो जाती है। मेरी भी एक बार कार इसी तरह एक्सीडेंट हो गई थी, क्योंकि कार को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, हैवी रोड है, ट्रैफिक बहुत है। तो इसलिए वो भी हम सरकार से और अपना अथॉरिटी से, एसपी साहब से मिलके उसको प्रयत्न कराएंगे, और वो अवश्य कराएंगे। अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम आप खुद खड़े होके एसपी साहब को ट्रैफिक चलवा के दिखाएंगे मौके पे, अपने सिर्फ स्काईलार्क। त्रेन साहब, जितने मुद्दे आप गिनवा रहे हैं, पहले वाले जो प्रधान है, मतलब उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। जितने आप मुद्दे गिनवा रहे हैं, पहले वाला ये काम कर नहीं पाए। ऐसे है, हर आदमी का अपना नज़रिया होता है, हर आदमी की अपनी सोच है। मेरी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच थी। उन्होंने अपने हिसाब से सारा काम जो उनके नॉलेज में आया वो किया। जो मेरी दिमाग में है या मेरी सोच में है वो मैं आप करूँगा। मैं थोड़ा नीचे देख के चलता हूँ कि छोटी छोटी बात को भी पूरा किया जाए और छोटी बात से सारी बड़ी बात पूरी हो जाए। तो वो है मेरा प्रयत्न कि मैं अपने वकील भाइयों को साथ लेकर इनको समझा के सारी अच्छी तरह से सारी काम कराऊं जो हो सके। अच्छा, दूसरा, 2009 से लेकर 2023 तक आपकी नज़र में कौन सा प्रधान जिसे आप प्रभावित हो कि इस प्रधान ने जो है अच्छा काम किया है और
इसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के कर सकता हूँ काम? नहीं, सारे प्रधानों ने अच्छा काम किया। ये मैं आपको नहीं हूँ, सब प्रधानों ने जो उनकी उस समय की सूझबूझ है उन्होंने काम किया है। अब मैं सूझबूझ से इसीलिए लड़ रहा हूँ कि जो मेरे दिमाग में मैं अपनी बात को रख सकूँ, अथॉरिटी को बता सकूँ और अपना वकीलों के फ़ायदे के लिए काम कर सकूँ। और अपना, क्योंकि आज के वक्त में जूनियर वकील के लिए सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए उनके चैम्बर्स का और जूनियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी एक मेरा तमन्ना है कि रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड अफसर, पुलिस अफसर या रिटायर्ड अदर अफसर को बार में बुला के उनको एक ट्रेनिंग कैंप की तरह उनको पढ़ाया जाए, ताकि वो अपनी वकालत करने में सक्षम हो सकें। और अपने बार के जो सीनियर एडवोकेट्स भी हैं उनसे भी उनको एड्रेस कराएंगे, ताकि वो हर चीज़ को जान सकें कि वकालत कैसे चलानी है और कैसे आगे तरक्की करनी है। अच्छा, एक सवाल ये रहा है मेरा कि जजेस को लेकर आप वकीलों में बड़ी तनातनी रहती है। पिछले दिनों आप हड़ताल पर भी चले गए थे, एक जज के साथ, सीनियर वकील के साथ कुछ झगड़ा हो गया था उनका। उन जजेस के बारे में भी कुछ करेंगे, उनसे तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो नए जज बनकर आ रहे हैं उनके साथ कैसे जो है तालमेल बिठाया जाए, और उन जजों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे मैं इसमें सिर्फ जनाब आपको यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि तजर्बे का काम है और तजर्बे से हर काम ठीक हो जाता है। और अब मेरे को वो 38 साल हो गए वकालत करते हुए, तो जजों से मिल के सभी तालमेल करके अपना कार्यकाल को अच्छी तरह चलाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी कोई असामाजिक बात नहीं होने पाएगी कि क्या किसी प्रकार की तंगी हो। हर चीज़ को बैठ के सोल्यूशन हो जाता है, और पहले बैठ के सोल्यूशन करने से ही बात चलती है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे करूंगा, एक आधा और सवाल देख लेंगे। सवाल ये है कि ईमानदारी से एक बात बताएंगे आप। मैंने पिछले दिनों आपको सिविल अस्पताल में लड़ते हुए देखा था। एक शायद बच्ची किसी की चली गई थी, उस 15 साल की 16 साल की बच्ची के दिमाग में जब पुलिस ढूंढ के लाती है, या तो वो पुलिसकर्मी डाल देते हैं कि अपना मेडिकल नहीं करवाना, नहीं तो इस आपके जो प्रेमी हैं इसको सजा हो जाएगी, या वकील डाल देता है उसके दिमाग में कि अगर जो मेडिकल करवाया तो ये दिक्कत हो जाएगी। इस ईमानदारी को, क्योंकि वकील का पेशा भी कहीं ना कहीं बदनाम हुआ है, आप जिसे मान भी रहे हो, जैसे स्टिकर वाले काम हो गए या किसी और चीज़ के हो गए, ऐसे मुद्दों को भी हम सही तरीके से करने के लिए, क्योंकि जो नौजवान हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, वो आप लोगों के मुंह की तरफ देख रहे हैं। 38 साल का तजुर्बा आपका है, कहीं और भी बुजुर्ग वकील यहाँ पे होंगे, तो इन चीज़ों को भी आप ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोसिक्यूटर्स जो है रेप केसेस में पुलिस ना मोस्टली अक्यूज की फेवर करती है। और आपने एक ये क्वेश्चन किया कि वकील वहाँ उसको सपोर्ट करना, वहाँ मुलजिम का वकील नहीं होता, इसलिए वहाँ वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। पर पुलिस का अपना इंटरेस्ट ज़्यादा है, और वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए उसका अपनी अदर्स मीन्स करके लिए वो ये बातें करवाते हैं, जो कि मैंने पिछली सिविल अस्पताल में जाके किया भी, देखा भी और उसमें पाया भी। और फिर उसके बाद मैंने कई केसों में भी देखा कि पुलिस जाकर डॉक्टर से लिखवा लेती है, लड़की की लिख देती है कि मैंने अपना मेडिकल नहीं कराना, जो कि कानून में ये नहीं, कहीं भी प्रोविड नहीं है कि मेडिकल नहीं होगा। और ये सिर्फ पुलिस कराती है, ना कि डॉक्टर करता है। पुलिस अपने मुलजिम की हेल्प करने के लिए करती है, जो कि गलत है। और उसके बाद वकील को, अपने कंप्लेनेंट के वकील को इसको प्रयत्न करने के लिए कोर्ट में ज़्यादा समय लगता है, और ज़्यादा समय लगने के लिए वो काम होता है। तो लेकिन इस चीज़ को आप, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, गरीब आदमी जो है, जब पुलिस में सुनवाई नहीं होती, जब कोर्ट में केस चलता है, तो आप लोगों की तरफ देखता है कि मेरा वकील कम से कम ये करे। ये लड़ाई, क्योंकि हर घर की लड़ाई है। आज बच्चियां जो है, 1000 से ज़्यादा बच्चियां जो है पानीपत से गायब हुई हैं। इन पुलिस वालों के ऊपर भी शिकंजा कसने के लिए कोई प्रावधान करेंगे आपकी, मतलब क्योंकि पुलिस के बाद वकील है, कुछ ऐसा कुछ बातचीत करेंगे? मैंने इसमें अपना एक वक्त दिमाग में रखा हुआ है कि मैं अगर प्रधान बन जाऊंगा तो मैं एक ओपन हेल्प डेस्क बनाऊंगा, जो हर किसी गरीब आदमी को अप्रोच करेगा और उसकी सपोर्ट करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसको मनवाएंगे बात को। ये बहुत ज़रूरी है, वो हेल्प डेस्क जरूर जाएगी गरीब आदमी के लिए, क्योंकि पुलिस मुद्दई कंप्लेनेंट के हक में काम नहीं करती, मुलजिम के हक में काम करती है। ये चलिए, त्रेन साहब हमारे साथ थे। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका घोषणा पत्र है, पूरा पढ़ के नहीं सुनवा सकते, लेकिन जितना हमने समझने की कोशिश की, कोई भी प्रधान जो है, चाहे प्रधान ये बने या दूसरे जो साथी लड़ रहे हैं वो प्रधान बने, तो इन चुनावी घोषणा पत्रों के ऊपर काम करें तो जाहिर तौर पर
अच्छा प्रधान जो है वो मिलेगा यहाँ पर। हालांकि ऐसा है कि जितने भी प्रधान आए हैं उन्होंने अपने अपनी सूझबूझ से अच्छा काम किया है, एक नई चीज़ लाने की कोशिश की है। हर प्रधान ये चाहता है कि मेरे कार्यकाल में अच्छा काम हो। अब जो है अब नया प्रधान चुनना है और दिसंबर में इलेक्शन है, कुछ ही दिन बाद इलेक्शन है। देखते हैं इनकी लड़ाई जो है कहाँ तक जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा मैं उठा रहा था कि पुलिस वाले जो है बच्ची को गुमराह कर देते हैं और उसके बाद वो बच्ची मेडिकल नहीं कराती, जिसके बाद एक्यूज जो है वो बच के चला जाता है, तो इस पर ये भी एक गंभीर मामला है। तो देखते हैं इस पर भी त्रेन साहब अगर जो प्रधान बनते हैं तो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।